Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम एजुकेशनल फिलॉसफी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक सोशलाइजेशन अर्थात समाजीकरण के विषय में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। समाजीकरण का अर्थ हम सबसे पहले समझ लेते हैं। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज किसी व्यक्ति को अपनी परंपराओं, मान्यताओं तथा आदर्शों के अनुरूप बनाता है तथा उसे स्वीकृति प्रदान करता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति समाज के अनुसार उसकी परंपराओं, आदर्शों, मान्यताओं के अनुसार विकसित होता है तो समाज उसको स्वीकृति प्रदान करता है अपने सदस्य के रूप में। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये हमारी समाजीकरण कहलाती है। अब इस प्रक्रिया का जो आधार होता है वो अंतः प्रक्रिया होती है, मतलब इंटरैक्शन होता है। अब इंटरैक्शन किस किस के बीच में होगा? सदस्य के, या हम सदस्य कहें उसको, या कोई भी व्यक्ति जो है उसके और समाज के मध्य जब अंतः क्रिया होती है, जब आपस में वार्तालाप होती है, व्यक्ति समाज के संपर्क में आता है, तब जो वो चीज़ें सीखता है उसको हम समाजीकरण कहते हैं। इसलिए इसको कहा गया कि इस प्रक्रिया का आधार जो है वो अंतः क्रिया है। अकेले रहकर व्यक्ति कभी भी कुछ नहीं सीख पाएगा। वो जब भी सीखता है किसी दूसरे सदस्य के संपर्क में आकर सीखता है और वो सदस्य समाज का एक प्रतिष्ठित सदस्य होता है और वो उसी के अनुरूप उस व्यक्ति का समाजीकरण करता है। संक्षेप में यदि कहें तो यह कह सकते हैं कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक समाज के तौर तरीकों को सीखता है और उन्हें अपने व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बनाता है। जो भी चीज़ें हैं हम समाज से सीखते हैं और उनको अपने व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बना लेते हैं। जो भी हमारे समाज में परंपराएं चली आ रही हैं, मान्यताएं चली आ रही हैं, वो हमारे व्यक्तित्व का एक अंग बन जाती हैं और हम उसी के अनुरूप सोचते हैं, समझते हैं और क्रियाएं करते हैं। अब एक दो डेफिनेशंस हम और देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन यहाँ पर है हरलॉक के अनुसार। इन्होंने कहा कि सामाजिक विकास का अभिप्राय सामाजिक आशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की योग्यता प्राप्त करना है। जो समाज की अपेक्षा है, जब हम उसके अनुरूप व्यवहार करने लगते हैं, उस योग्यता का हमारे अंदर विकास हो जाता है तो हम एक सामाजिक व्यक्ति बन जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो गिलीन तथा गिलीन के अनुसार उन्होंने कहा कि समाजीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह का एक क्रियात्मक सदस्य बनता है। ऑब्वियसली क्रियात्मक बनेगा, जब वो सीख रहा है तब भी वो क्रियात्मक है, और जब वो किसी को कुछ बताएगा, सिखाएगा या अपने व्यवहार को प्रदर्शित करेगा तब वो क्रियात्मक रूप में होगा। तो क्रियात्मक सदस्य बनता है और उसी के स्तर के अनुसार कार्य करता है। लोकाचार, परंपरा तथा सामाजिक परिस्थितियों के साथ समन्वय स्थापित करता है। जो भी परंपराएं चल रही हैं, सामाजिक परिस्थितियां चल रही हैं या लोकाचार उस समाज में चल रहा है, उसके अनुरूप कार्य करता है वो। अब हम देखते हैं समाजीकरण के प्रकार। तो मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला है हमारा प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा है हमारा गौण समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण से यहाँ पर तात्पर्य उन साधनों से है जो डायरेक्टली बच्चे के अंदर समाजीकरण की भावना विकसित करते हैं, मतलब उसको सामाजिक प्राणी बनाते हैं। तो सबसे पहली जो हमारा केंद्र है या हमारा साधन है जिसके द्वारा बच्चे का समाजीकरण होता है तो वो होता है परिवार। अब परिवार के साथ में रहते हुए बालक सामाजिक नैतिक मूल्यों को सीखता है। ये अनौपचारिक साधन है हमारा समाजीकरण का। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम सीख रहे हैं वो डायरेक्टली किसी के कांटेक्ट में आकर बिल्कुल पर्सनली हम सीख रहे हैं तो वो परिवार हो गया। और गौण समाजीकरण की जब हम बात करते हैं तो हमारे पड़ोसी, शिक्षक या हमारे अन्य साथी जो हैं, जब हम उनके साथ अंतःक्रिया करते हुए कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसको हम गौण समाजीकरण कहते हैं। अब बात करते हैं समाजीकरण के साधनों की। नॉर्मली अगर हम देखें तो बहुत सारे साधन हैं, लेकिन फिर भी अगर हम कैटेगराइज करें तो यहाँ पर मूल रूप से दो उसमें कैटेगराइज हमने किया है, दो भागों में। पहला है सक्रिय साधन, दूसरा है निष्क्रिय साधन। सक्रिय साधन वो साधन है जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं हमसे, जैसे हमारे परिवार, पड़ोसी, अध्यापक, जिनके साथ हम डायरेक्टली
अंतःक्रिया कर सकते हैं। यदि हम कोई प्रश्न पूछें तो उसका जवाब वो हमें सामने से दे सकते हैं। तो जो इस प्रकार के साधन होते हैं वो हमारे सक्रिय साधन कहलाते हैं। और दूसरे जो हमारे निष्क्रिय साधन हैं वो हैं जैसे पुस्तकालय, मीडिया, किताबें, होटल, हॉस्पिटल। ये जो हमारे समाज में और सभी साधन हैं उनको हम निष्क्रिय साधनों में मानते हैं, क्योंकि अगर हम कोई प्रश्न पूछें कि हमें ऐसा व्यवहार क्यों करना है या हमें क्या करना चाहिए, तो इस तरह के उत्तर हमें डायरेक्टली यहाँ से प्राप्त नहीं हो सकते हैं। पुस्तकालय में जाने के बाद पुस्तकें हमें डायरेक्टली आंसर नहीं कर सकती कि हमारा ये प्रश्न है, उसमें आपको खुद ढूंढना होगा। मीडिया में हम अपने क्वेश्चंस को डायरेक्टली पुट नहीं कर पाते हैं। किताबें हम डायरेक्टली पढ़ेंगे, उनको डिटेल हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं है, इसलिए निष्क्रिय साधन इन सबको कहा गया है। जन्म के समय जो बालक होता है वो बिल्कुल पशु के समान होता है। उसकी प्रवृत्तियां जो होती हैं वो पाश्विक होती हैं। वो केवल स्वयं के लिए जीना जानता है। भूख लगेगी तो रोएगा, उसको प्यास लगेगी तो वो रोएगा, उसको अपने प्रति प्रेम का भाव चाहिए, किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो वो रो कर बताएगा। तो जन्म के समय यदि हम कहें तो बालक जो होता है वो पशु के समान होता है, स्व केंद्रित होता है। लेकिन जैसे जैसे वो समाज के लोगों के संपर्क में आता है तो उसमें सामाजिक मूल्य और आदर्शों का विकास होने लगता है। और ये जो प्रक्रिया है समाजीकरण की वो निरंतर चलती रहती है। जब भी हम समाज के सदस्यों के कांटेक्ट में आते हैं तब हम कुछ ना कुछ अपने व्यवहार में परिवर्तन पाते हैं, और ये परिवर्तन जो होते हैं ये समाजीकरण के कारण हमारे होते हैं। अब जो हमने अभी साधन डिस्कस किए हैं उनमें से कुछ साधनों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला साधन है हमारा परिवार। परिवार हम सब जानते हैं कि समाज की सबसे छोटी इकाई होती है और बालक की प्रथम पाठशाला होती है जहाँ पर वो समाजीकरण के सिद्धांतों को सीखता है। परिवार में रहता हुआ बालक माता पिता, भाई बहन या अन्य सदस्यों के संपर्क में आते हुए प्रेम, सहानुभूति तथा सहयोग आदि के सामाजिक गुणों को सीखता है। नेक्स्ट है हमारा विद्यालय। परिवार के बाद जो बालक का समाजीकरण होता है वो विद्यालय के साथ में होता है। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के परिवारों के बालक आते हैं, शिक्षकों के मध्य भी बालक रहता है, तो उन सभी के साथ रहते हुए भी वो सामाजिक गुणों को अर्जित करता है। और जब वो सामाजिक गुणों को अर्जित करता है तो स्वाभाविक रूप से उसका समाजीकरण होने लगता है। अब बात करते हैं पड़ोस की, जो हमारा नेबरहुड होता है। तो पड़ोस भी एक प्रकार से बालक का परिवार ही होता है। इसे हम बड़ा परिवार कह सकते हैं, जिनके साथ बालक की अंतःक्रिया हमेशा चलती रहती है और उसी अंतःक्रिया के आधार पर बालक के अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि अगर हम अच्छे पड़ोस में रहते हैं तो बालक के अच्छे व्यक्तित्व के विकसित होने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं, और यदि हम बुरे पड़ोस में रहते हैं तो बालक के अंदर इस तरह के भाव ज़्यादा होंगे, जो कुटिल होंगे या दूसरों को क्षति पहुंचाने के लिए ज़्यादा प्रेरित करेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे पड़ोस के लिए ही फेवर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जाति। जो हमारा समाज है, भारतीय समाज जो है वो वर्गीकृत भी जातियों के आधार पर ही है, और जाति का मुख्य उद्देश्य बालकों का समाजीकरण करना ही होता है। हर जाति के अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, उपलब्धियां होती हैं, और प्रत्येक जाति इस बात पर बल देती है कि उनकी जाति के जो बालक हैं उनकी जाति की जो परंपराएं हैं उनको वो समझें और उनके बारे में पूर्ण जानकारी एकत्रित करें और अपनी ही जाति के रीति रिवाजों को अपनाएं और उनको आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट है हमारा धर्म। जब बालक किसी भी धर्म के संपर्क में आता है तभी वो अपने धर्म के विषय में भी जानता है और अन्य धर्मों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करता है। और जब सभी धर्मों के विषय में उसको जानकारी होता है तो उसके मन में आपसी प्रेम और सौहार्द की भावना जो है वो विकसित होती है और वो दूसरों के धर्म को भी सम्मान देना सीख जाता है। नेक्स्ट है हमारा खेलकूद। खेलकूद के जो स्थान होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, विभिन्न जाति के बालक आते हैं। उसमें ऊंच नीच भेदभाव आदि का कोई भी स्थान बालकों के मन में नहीं होता। उन सब चीज़ों से दूर बालक जो हैं वो अंतःक्रिया करते हैं और खेलते खेलते उनमें प्रेम, सहानुभूति, सहयोग आदि के जो गुण होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। नाउ फैक्टर्स रेजिस्टिंग सोशलाइजेशन। सामाजिकरण में बाधक तत्व। बाल्यकालीन परिस्थितियाँ। सबसे पहली चीज़, बाल्यकालीन परिस्थितियाँ में हम बात करेंगे कि माता पिता का स्नेह बालक को नहीं मिल पा रहा है, या माता पिता में आपस में लड़ाई झगड़ा है, विधवा माँ है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार बच्चे के प्रति हो रहा है, अनुचित दंड उसको दिया गया है, या फिर बहुत ज़्यादा सुरक्षित एनवायरनमेंट में उसको रखा जा रहा है। तो जो इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं वो बालक के सामाजिकरण में बाधा उत्पन्न करती हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सांस्कृतिक परिस्थितियों की। तो जो धर्म, जाति, वर्ग आदि हैं, इन सब से संबंधित पूर्वाग्रह और पूर्व धारणाएं होती हैं। हम किसी भी धर्म को या किसी भी जाति के लोगों को बुरा सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, और वो जो पूर्वाग्रह हमारे मन में होते हैं या जो हमारे मन में पूर्व धारणाएं बन जाती हैं, वो हमें आगे बढ़कर उनके प्रति अच्छा भाव मन में लाने के लिए स्थान नहीं देती। हम उनसे प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे मन में पहले से ही कुछ पूर्वाग्रह आ चुके होते हैं। नेक्स्ट इज तत्कालीन परिस्थितियाँ। तत्कालीन परिस्थितियों में निराशा है, कठोरता, अन्याय, अपमान, ईर्ष्या आदि के जो भाव हैं, जो व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी आते ही रहते हैं। तो जब इन सब परिस्थितियों से व्यक्ति गुजर रहा होता है तो उस समय पर उसके समाजीकरण के भाव जो होते हैं वो विकसित नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा भी कुछ परिस्थितियां होती हैं जो बाधक रहती हैं बच्चे के समाजीकरण के लिए। तो उनमें है आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता का अभाव। कभी कभी बच्चे के अंदर आत्मविश्वास या आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न ही नहीं हो पाता है या फिर बहुत कम होता है। तो किसी भी चीज़ को लेकर डिसीजन लेने की उसके अंदर हैबिट नहीं डेवलप हो पाती है, या फिर बहुत सारी असफलताएं, कभी भी कोई प्रयास किया हमेशा असफल रहा तो भी बच्चे के अंदर समाजीकरण की भावना विकसित नहीं हो पाती। शिक्षा का अभाव होता है तब भी नहीं होती है। शारीरिक रूप से हीनता अगर बच्चे के अंदर है या कोई दोष है उसके अंदर तो भी वो अच्छे से समाजीकरण उसका नहीं हो पाता है। वो खुद को लोगों से छुपाता है या उनके बीच में जाके घुलना मिलना उसको पसंद नहीं होता है। और जब वो दूसरों से अंतःक्रिया नहीं करता है तो स्वाभाविक रूप से उसका समाजीकरण भी पूर्णतः विकसित नहीं हो पाता है, उसका समाजीकरण नहीं हो पाता है और वहाँ कहीं ना कहीं बाधा आ जाती है। नाउ नेक्स्ट इज रोल ऑफ टीचर इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। एक शिक्षक बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में किस तरह से अपनी सहभागिता निभा सकता है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि विद्यालय जो है वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बालक का पूर्ण रूप से समाजीकरण होना संभव है और टीचर का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो सबसे पहली बात कि अध्यापक को छात्रों के अंदर प्रतिस्पर्धा, सम्मान, तिरस्कार, पुरस्कार, दंड व अनुशासन की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि ये जो हैं ये सभी समाजीकरण के लिए बहुत आवश्यक गुण होते हैं। क्योंकि जब भी बच्चे के अंदर प्रतिस्पर्धा होगी तब भी वो दूसरे के साथ एक कंपटीशन की भावना होगी। हेल्दी कंपटीशन ऑब्वियसली यहाँ पर होना चाहिए। तो जब कहीं कंपटीशन की भावना होगी या दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होगा, पुरस्कार का भाव होगा, तो उसके अंदर दूसरों के प्रति या दूसरों के भावों को समझने की बहुत ज़्यादा एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट है विद्यालय में अध्यापकों को विभिन्न धर्म एवं जाति के जो उत्सव हैं उनको सामूहिक रूप से आयोजित करना चाहिए। इससे क्या होगा कि सभी छात्र एक दूसरे को समझेंगे और उनमें हम की भावना जो है वो विकसित होगी। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे में मैं की भावना बहुत ज़्यादा है और हम की भावना का प्रायः अभाव है। जब तक हम पर नहीं आएंगे, मैं तक ही हम सीमित रहेंगे, तब तक हमारा समाजीकरण संभव नहीं हो सकता। तो जब विभिन्न धर्म और जाति के उत्सवों को हम सामाजिक रूप में वहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे, सबके साथ एक साथ सेलिब्रेट करेंगे, तो सभी लोगों में सर्वधर्म सम्मान की भावना का विकास होगा और दूसरे के प्रति आदर और सम्मान की भावना का भी विकास होगा। खेल कूद के अवसर प्रदान करने चाहिए, जितने ज़्यादा संभव हो उनको खेल कूद के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग जाति के बच्चों के साथ खेलते हैं तो खेलते हुए उनके अंदर प्रेम और सौहार्द की भावना विकसित होने के पूर्ण अवसर उनको मिल जाते हैं। फिर महान व्यक्तियों के आदर्शों और कृत्यों का ज्ञान कराना चाहिए। जो महान व्यक्तित्व हैं उनके क्या क्या कार्य उन्होंने किए, वो क्यों हमारे आदर्श हैं, जब इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं तो भी उनके अंदर सम्मान की भावना और समाजीकरण की भावना विकसित होती है। नेक्स्ट है छात्रों को सामूहिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो सामूहिक कार्य मतलब वो हमेशा अलग अलग काम ना करें, समूह में रहकर काम करें, तो एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना भी उनमें विकसित होगी और किसी भी काम को प्रतिपादित करने के लिए कैसे आप समूह के साथ मिलकर चलेंगे वो भावना भी यहाँ पर उनमें विकसित होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज विद्यालय परिवेश में तथा उससे बाहर भी अध्यापक को समायोजित व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए। यहाँ पर समायोजित या सामाजिक व्यवहार की जो बात की है उसमें ये कहा है कि सामाजिक व्यवहार अगर व्यक्ति करता है, मतलब बीइंग अ टीचर, अगर हम एक अच्छा रोल मॉडल बन जाते हैं तो बच्चे जो हैं वो हमें कहीं पर भी देखते हैं तो उसी प्रकार का आचरण करना चाहते हैं।
हम समायोजित रहेंगे मीन्स एडजस्टेड रहेंगे और सामाजिक रूप में कार्य करेंगे तो बच्चों के अंदर भी वही भावना विकसित होगी और वो भी आगे चलकर उसी का अनुगमन करेंगे, उसी का पालन करेंगे और कहीं ना कहीं जाकर उनमें ये भावना विकसित होगी। होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी रही होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।